गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 11 के तहत बंद कमरे में कार्रवाई किए जाने की क्या प्रक्रिया है, इन कैमरा प्रोसीडिंग। अक्सर इस कार्रवाई की कई लोगों को जानकारी नहीं होती है। बंद कमरे में कार्रवाई कब की जाती है, क्यों की जाती है, किन परिस्थितियों में की जाती है, किसके द्वारा आवेदन पर की जाती है या न्यायालय के द्वारा सुविवेक पर ही की जा सकती है, इन सभी टॉपिकों पर आज हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। और साथ ही आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे कि इस पे दो प्रमुख बिंदु हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और इसमें कुछ उदाहरण भी मैंने आपके लिए तैयार करके रखे हैं, जैसे कि किसी की बेटी का केस अदालत में चल रहा है। एक उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, चाहे वो शहर का कोई धनी व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानी व्यक्ति, या एक आम व्यक्ति है, या मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है, या किसी गरीब की बेटी है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है। बेटी बेटी होती है, चाहे वो गरीब की बेटी हो, चाहे वो अमीर की बेटी हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी हो, सभी की इज्जत सबको प्यारी होती है। मैंने सभी नाम और उदाहरण इसमें इसलिए शामिल किए हैं कि बेटी सभी की है और सभी की बेटियों की इज्जत प्यारी है। हर व्यक्ति को अपनी बेटी की, अपने परिवार की इज्जत प्यारी होती है। समान महत्व होता है हर बेटी की इज्जत का, चाहे वो धनी परिवार की बेटी हो, चाहे गरीब परिवार की बेटी हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी हो, या एक आम व्यक्ति की बेटी हो, लेकिन बेटी की इज्जत सभी की एक समान होती है। इस प्रकार का कोई केस अदालत में चल रहा है, वो केस किसी भी प्रकार का केस हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि तलाक का केस चल रहा है। अब पति ने उसमें अवैध संबंध के आरोप लगा दिए, झूठे आरोप। अब झूठे आरोप तो सर लगा दिए गए। अब वो अदालत जब डिसीजन देगी वो तो बात का विषय है, लेकिन जब कार्रवाई कोर्ट में चलती है उस समय कोर्ट में अन्य अधिवक्ता भी मौजूद होते हैं, उनके पक्षकार भी मौजूद होते हैं, दोनों पार्टियों के परिवार के सदस्य भी मौजूद होते हैं, और भी कई लोग कोर्ट में मौजूद होते हैं, और कोर्ट खचाखच भरी होती है। और उन सबके सामने यदि इस संबंध में आरोप लगाया जाए पति पक्ष की ओर से या उसके वकील की ओर से, और सभी लोग जब सुनते हैं कोर्ट में खड़े होकर, तो ये बात फिर शहर में फैलती है, अखबारों में खबरें छपती हैं और उनकी बदनामियां होना चालू हो जाती हैं। भले ही वो बेटी चरित्रवान बेटी है, उसने कुछ भी नहीं किया, उस पर झूठे आरोप लगाए गए और अदालत ने अंत में उसमें फैसला ये दिया कि ये आरोप निराधार हैं। लेकिन वो जो खुले कोर्ट में कार्रवाई की गई और उसको सब लोगों ने सुना और वो सामाजिक रूप से सब जगह फैल गई, तो वो जो खुसुर पुसुर चलती है सर, कानाफूसी जिसको कहते हैं हम, अफवाहें कहते हैं, अरे कोर्ट में चल रहा हो तो उसकी बेटी का तो उससे ताल्लुक है, उससे अवैध संबंध है, तो ये जो बातें पहुंचती हैं तो बेटियों के और उसके पूरे परिवार की इज्जत को तहस नहस करके रख देती हैं सर। मतलब उस बेटी का रिश्ता कहीं और भी होने में दिक्कतें जाती हैं, वो बातें वहां तक पहुंच जाती हैं। अब वो सत्य तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता कि अदालत ने झूठे आरोप थे और अदालत ने उन आधारों को नहीं माना, वो सब बात की बात होती है। लेकिन ये बड़ी गंभीर और खतरनाक स्थिति बन जाती है। तो इसीलिए बंद कमरे में जो कार्रवाई करने की प्रक्रिया का प्रावधान रखा गया है, ताकि दोनों पक्ष की गोपनीयता बनी रहे, निजता बनी रहे। बच्चों की कस्टडी से लेके मैटर हैं जो सभी निजता के साथ होते हैं, ताकि वो एक तरीके से नुकसान ना हो सके। ये नुकसान का तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया, इस जैसे हजारों नुकसान हो सकते हैं जो उसमें संभावित रहते हैं। और इसमें धारा 11 में प्रावधान बताया गया है कि न्यायालय स्वयं विवेक से भी, सुप्रेरणा से भी, यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि कार्रवाई बंद कमरे में की जानी चाहिए तो कार्रवाई बंद कमरे में की जा सकती है। या दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार धारा 11 के तहत यदि आवेदन लगाता है तो उसमें भी न्यायालय विचार करने के बाद उस कार्रवाई को बंद कमरे में इन कैमरा प्रोसीडिंग कर सकता है। आवेदन किस प्रकार से पेश किया जाएगा, धारा 11 का आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, क्या इसके साथ शपथ पत्र लगना जरूरी है, इन सब की ड्राफ्ट मैंने ई बुक के अंदर आपके लिए तैयार करके रखी है, जिसमें से आगे की जानकारी मैं आपको उसमें से दूंगा। मैंने पूरी ड्राफ्ट की अदालत में किस प्रकार से आवेदन पेश किया जाएगा, उसके साथ शपथ पत्र किस प्रकार से लगाए जाएंगे, उसके साथ लगने वाले दस्तावेज क्या होंगे, ये सारी जानकारी डिटेल में मैंने ई बुक के अंदर आपके लिए तैयार करके रखी है। और उसके अलावा भी उसमें बहुत कुछ जानकारी है जो ई बुक में ई बुक के अंदर से ही मैं आपको दूंगा। उसमें विषय सूची भी है, उसको अध्याय वाइज मैंने बांटा है, 1 लगाए 12 अध्याय उसमें मैंने बनाए हैं। और उस अध्याय के अलावा भी मैंने कई अलग अलग टॉपिकों को भी उन अध्यायों के डिटेल के बाद लास्ट में उसमें जोड़ा है कि क्या फैमिली कोर्ट में हमें एडवोकेट चाहिए, फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा क्या होती है, फैमिली कोर्ट की शक्तियां क्या हैं, फैमिली कोर्ट में धारा 7 क्या है क्षेत्राधिकार के संबंध में, धारा 6 क्या है। ये सारे डिटेल वीडियो तकरीबन 15 के करीब वीडियो मैंने उस पर अपलोड किए हैं फैमिली कोर्ट पे। और फैमिली कोर्ट एक्ट 1994 आप जानते हैं, इसको पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 भी कहा जाता है।
फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 भी कहा जाता है और कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर यह अधिनियम लागू है। भारत के 35वें गणराज्य में संसद द्वारा इसको लागू किया गया है। इसकी धारा 1, 2, 3 इसमें जो है कि इसको विस्तार के बारे में और इसकी परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। धारा जो परिभाषाओं के बारे में 2, 3 में इसमें बताया गया है। तो इसमें जो परिभाषाओं का अर्थ नहीं है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो अर्थ दिए गए वही अर्थ इसके माने जाएंगे। इसमें ऑर्डर 5 क्या है, फैमिली कोर्ट एक्ट में ऑर्डर 5 क्या है, इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। ये ऑर्डर 5 क्या है फैमिली कोर्ट में, ये हम इस शीर्षक से मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन ये ऑर्डर 5 आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का है। आदेश 5 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सूचना जारी की जाती है। जैसे ही बात पत्र पेश किया जाता है अदालत में, तो उसकी सूचना जारी की जाती है। सूचना जारी करने के बाद जब वो व्यक्ति उपस्थित होता है तो उससे लिखित उसका जवाब मांगा जाता है। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया है, उसकी ई बुक भी मैंने अपलोड की है, उसके पूरे नियम कायदे भी अपलोड किए हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है कि आखिर ये बंद कमरे में कार्रवाई क्यों की जाती है, इसका मकसद और फायदे क्या हैं, इसी के संबंध में जो मैंने कानून के तहत उदाहरणों के साथ ई बुक तैयार की है उस पर हम चलते हैं। उसमें उन आवेदनों की पूरी ड्राफ्ट, उन ड्राफ्ट के अंदर से ही मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा और आपको समझाऊंगा भी कि आखिर आवेदन किस प्रकार से तैयार किया जाएगा ताकि न्यायालय के द्वारा उसको मंजूर किया जा सके। शपथ पत्र किस प्रकार से लगाया जाएगा ताकि न्यायालय उसको मंजूर कर सके, क्योंकि यदि आपने आवेदन में सही तथ्य नहीं लिखे और न्यायालय को प्रतीत हुआ कि ये बंद कमरे में कार्रवाई किए जाने वाला मामला नहीं है, तो न्यायालय उस आवेदन को निरस्त कर देगा। आपको न्यायालय को बताना होगा, समझाना होगा कि ये बंद कमरे में कार्रवाई की जाना क्यों आवश्यक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। दूसरी बात यह है कि इसके साथ जो शपथ पत्र लगाए जाने का जो प्रावधान है, ये कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कानून में ऐसा नहीं दिया है कि आप इसके साथ शपथ पत्र लगाएं, लेकिन अपनी बात को कोर्ट में मजबूती के साथ रखने में शपथ पत्र बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी दस्तावेज के साथ में आप शपथ पत्र लगा देते हैं तो न्यायालय बड़ा गंभीर रूप से उसको देखता है, सोचता है और उस पर विचार करता है। तो ये शपथ पत्र हमारे तरफ से लगाना हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। दूसरी बात यह है सर, सबसे महत्वपूर्ण, कि यदि आपको जो शपथ पत्र लगाया जाएगा, सवाल ये उठता है कि क्या इसको नोटरी वकील साहब से करवाया जाएगा शपथ आयुक्त से। तो वैसे सर सामान्यतः कोर्ट में जितने भी एफिडेविट पेश होते हैं वो शपथ आयुक्त के द्वारा पेश किए जाते हैं, लेकिन नोटरी एडवोकेट को भी उसको कोई प्रतिबंध नहीं है। नोटरी एडवोकेट भी उसको प्रमाणित कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा शपथ पत्र में जनरली कि जो शपथ आयुक्त के द्वारा जो एफिडेविट तस्दीक किए जाते हैं, तो उसमें जो उनके द्वारा सील लगाई जाती है और सामान्यतः वो 30 रुपए एक रेट जो मैं बता रहा हूँ आपको, जनरली ऑल इंडिया में कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जनरली 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए इस प्रकार का उसका रेट रहता है। लेकिन आप जब नोटरी एडवोकेट से उसकी नोटरी करवाते हैं तो 50 रुपए की तो नोटराइल टिकट नोटरी वकील साहब उस पर लगाएंगे ही लगाएंगे। फिर उस पर उनकी ऊपर की शुल्क ली जाएगी उनसे, जो 35 रुपए के समथिंग आप मान लें। तो वो जो कार्य आपका 30 रुपए में हो रहा है, वो फिर टाइप वगैरह सब मिला के, फोटो कॉपी मिला के, वो जो 150 रुपए में होगा वही कार्य आपका 30-40 रुपए में हो रहा है। तो एक शुल्क की भी आपकी बचत होती है। हालांकि कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पहले जो बयान कोर्ट में पेश किए जाते थे वादी की ओर से लिखित रूप से, वो शपथ आयुक्त के द्वारा ही तस्दीक किए जाते थे। लेकिन अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का। अब वादी स्वयं विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर जज साहब के समक्ष उसके दावे में लिखी गई बातों को मौखिक तौर पर बताता है, जिसको जज साहब के पास बैठे हुए टाइपिस्ट टाइप करते हैं और वकील साहब के द्वारा उसको चीफ जिसको कहते हैं मुख्य परीक्षण करवाया जाता है। और मुख्य परीक्षण करवाने में वो समस्त दस्तावेज भी एग्जिबिट कराए जाते हैं। ये आपके लिए फैमिली कोर्ट के भी लिए भी यही प्रोसीजर इसमें लागू होगी कि वकील साहब के द्वारा चीफ कराया जाएगा और जो आप डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे उसको एग्जिबिट कराया जाएगा। यदि कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं होता है तो उसको जजमेंट के समय न्यायालय के द्वारा जज साहब के द्वारा साक्ष्य में पढ़ा नहीं जाएगा। सर आप ये ध्यान रखिएगा बात को। इसलिए हर चीज में चीफ में भी आप ध्यान रखें कि कोई बात रह ना जाए आपके फैमिली कोर्ट में, चाहे धारा 13 का मुकदमा हो, चाहे भरण पोषण का मुकदमा हो, चाहे बच्चों की कस्टडी के लेकर मुकदमा हो, चाहे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत मुकदमा हो, चाहे धारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत कोई याचिका हो, चाहे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत सहमति से कोई तलाक की याचिका हो, या मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत महिला के द्वारा कोई विवाह तलाक की याचिका पेश की गई हो, या फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 7 के तहत कोई विवाह को बातिल और शून्य करने का मामला पेश किया गया हो, किसी भी प्रकार का
गोद लेने से रिलेटेड मैटर है आपका, या जो भी है 144B NS 2023 का भरण पोषण का आपका मामला है, चाहे कोई सा भी मामला हो सर, आपको बयान में बड़ी सावधानियां इसमें रखनी होती हैं कि आपके पक्षकार की कोई बात छूट ना जाए। ये मेरा वीडियो सिर्फ वकील साहब के लिए, वकील लोगों के लिए ही नहीं है, वकील साहब के लिए ही नहीं है, एक आम व्यक्ति के लिए भी है कि वो भी इस वीडियो को सुनने के बाद इस बात की जानकारी रखे कि जब वो कोर्ट में जज साहब के सामने बयान देना शुरू करता है तो उसने जो बातें उसके ड्राफ्टिंग में लिखी हैं, आवेदन में लिखी हैं, वो सभी बातें उसके बयान में आना जरूरी है, वरना वो अदालत के द्वारा मानी नहीं जाएंगी। क्यों नहीं मानी जाएंगी? क्योंकि आपने लिख तो दिया 8 पन्ने का दावा आपका, या आपने आवेदन पत्र लिख दिया भरण पोषण का, और पति पे आपने कई एलिगेशन लगा दिए, आपने लगा दिए उसमें 8 एलिगेशन अलग अलग। स्कॉर्पियो भी मांग रहा है, 10 लाख रुपए नगद मांग रहा है, और चरित्रहीन होने का आरोप लगा रहा है, मारता पीटता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, काम नहीं करता है, दिन भर घर पे पड़ा रहता है, और दूसरों से जो है कि गलत तरीके से व्यवहार करता है। आपने 10 एलिगेशन लगा दिया। पता लग रहा है कि आप जब बयान देने अदालत में खड़े हुए, चीफ में वकील साहब ने आपसे पूछा कि भाई क्या हुआ था, क्या मामला है, तो आप कहते हैं कि साहब ये मेरे से स्कॉर्पियो मांगता है, बस ये कह के आप चुप हो गए। अब जब आप चुप हो गए, वहां पे वकील साहब पूछे जा रहे हैं और क्या हुआ, और क्या हुआ, बताइए बताइए, आप कह ही नहीं रहे हैं। तो आपकी वो जो सारी प्लीडिंग में आपने जो बात लिखी है वो तो आपके मुख्य परीक्षण में आई ही नहीं, तो न्यायालय उसको मानेगा भी नहीं। आपको बयान में बताना होगा वो चीजें, क्योंकि वकील साहब मुख्य परीक्षण में आपसे लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। वो ये नहीं कह सकते कि देखो इस आपके पति ने आपके साथ दारू पी के इस समय मारपीट की, तो आप उसमें हाँ कर दें। नो सर, ऐसा मुख्य परीक्षण नहीं होगा, न्यायालय उसको रोक देगा। वो आप ही को बताना है, लीडिंग क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे जिससे आपको उत्तर सूझता हो, आपको स्वयं बयान में बताना होगा। इसलिए आप ये सावधानी भी रखें, ये ध्यान भी रखें बयान देने में फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत भी, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ही प्रावधान यहाँ पर भी लागू होते हैं। तो अब वो आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी सर, बंद कमरे में किए जाने की, और उसकी शपथ पत्र की ड्राफ्ट क्या होगी? बड़ी ही महत्वपूर्ण ड्राफ्ट है सर। अक्सर लोगों को जानकारी भी नहीं होती है इस कानून की, और जानकारी भी होती भी है तो वो आवेदन किस प्रकार से तैयार किया जाएगा और किस प्रकार से पेश किया जाएगा, जज साहब को कैसे समझाया जाएगा, इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। और अक्सर ऐसे मामले खुली कोर्ट में ही होते हैं, कई बार बंद कमरे में भी होती है कार्रवाई, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों को इस कानून की जानकारी नहीं होने के कारण वो सब मुकदमे खुली कोर्ट में भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यदि आप में से किसी भी व्यक्ति को इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो वो इस कानून का उपयोग भी उनके केस में कर सकते हैं। तो आइए सर, अब मैं आगे की जानकारी आपको ई बुक के अंदर से देता हूं। ई बुक मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, और इस ई बुक की लिंक में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वहाँ ई बुक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप साइट पर पहुंच जाएंगे, और यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां से परचेज भी कर सकते हैं। और इसी ई बुक में मैंने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए रखी हैं। तो आगे की जानकारी सर उसी ई बुक के अंदर से मैं आपको देता हूं। तो आइए सर, ई बुक पर जाने से पहले सर मैं दो मुख्य बातें आपको और बता दूं जो ई बुक के अंदर भी मैंने शामिल की हैं, कि जो धारा 11 है कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की, इसमें बंद कमरे में कार्रवाई करने की जो प्रोसेस है वो दो तरीके से हो सकती है। नंबर एक तो न्यायालय खुद भी कर सकता है मामले की परिस्थिति को देखते हुए, और नंबर दो, दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार न्यायालय में आवेदन भी दे सकता है। उसी आवेदन की ड्राफ्ट मेरे द्वारा इस ई बुक में तैयार की गई है, शपथ पत्र भी मेरे द्वारा तैयार किया गया है। तो आगे की जानकारी आपको ई बुक के अंदर से देता हूं। आइए सर, जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ये ई बुक है, और इसका ई बुक का जो शीर्षक है फैमिली कोर्ट में बंद कमरे में सुनवाई का कानून, सेक्शन 11 फैमिली कोर्ट एक्ट एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल्स। इसको हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि फैमिली कोर्ट की इन कैमरा प्रोसीडिंग सेक्शन 11 एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल्स। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 11 कार्रवाई बंद कमरे में क्यों होती है, मकसद और कानूनी फायदे और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, फैमिली कोर्ट में बंद कमरे में सुनवाई कब होती है, ये सब इसके सब टाइटल मैंने बनाए हैं, और साथ में मैं आपको धारा से भी परिचित करा देता हूं संक्षिप्त में। फैमिली कोर्ट, इसमें जो मुख्य बिंदु है सर जो मैंने बताए थे, उन मुख्य बिंदु पे मैं आपका थोड़ा सा ध्यान दिला दूं। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं ये मैंने इसमें धारा 11 में संक्षिप्त भाषा में इसका परिचय भी दिया है। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 सेक्शन 11 प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। फैमिली कोर्ट में if it so desire or if either party to desires hold the proceeding in camera। इसमें जो मुख्य बिंदु है सर, नंबर एक है में if it so desires,
यानी अगर कोर्ट स्वयं निर्णय ले कि कार्रवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। नंबर दूसरा है, और इफ आइदर पार्टी टू डिजायर्स, या अगर दोनों में से कोई एक पक्षकार ऐसा अनुरोध करता है तो कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो अधिनियम में सर लिखा हुआ है, मैं उसमें से भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक्ट में सर जो इसकी भाषा लिखी हुई है वही भाषा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ताकि आपको बेसिक लॉ की भी जानकारी हो जाए कि आखिर किन शब्दों में कानून में ये बात लिखी हुई है। इसमें सर ये लिखा हुआ है कि कार्रवाई का बंद कमरे में किया जाना, ऐसे प्रत्येक वाद या कार्रवाई में जिसे यह अधिनियम लागू होता है, यदि कुटुंब न्यायालय ऐसा चाहता है तो कार्रवाइयां बंद कमरे में की जा सकेंगी, और यदि दोनों पक्षकारों में से कोई ऐसा चाहता है तो कार्रवाई बंद कमरे में की जाएंगी। ये सर बिल्कुल लॉ में लिखा हुआ है, वही शब्द मैंने बताए हैं। और जो मैंने आपको दो मुख्य बिंदु बताए उनका मतलब क्या हुआ, इसमें मतलब ये होता है सर कि सामान्यतः परिवार न्यायालय की कार्रवाई अन्य सिविल मामलों की तरह खुले न्यायालय में होती है। जनरली तो सर ऐसे ही होती है, चाहे 125 का मुकदमा हो, चाहे तलाक का मुकदमा हो, चाहे भरण पोषण का मुकदमा हो, चाहे घरेलू हिंसा का कोई भी मुकदमा हो, जनरली 90% खुले न्यायालय में होती है, जहां सारे वकील साहबों का आना जाना भी लगा रहता है, दूसरे पक्षकार भी खड़े रहते हैं, उनकी बातें दूसरे वकील साहब भी खड़े होकर सुनते हैं। अब आजकल तो सर सभी कोर्ट में नए एडवोकेट्स की काफी संख्या हो गई है, नए एडवोकेट्स भी काफी आ गए हैं, सभी को अच्छी बात है वकालत करना। तो एक वकील साहब के पीछे 8-8, 10-10, 5-5, 3-3 जूनियर वकील भी खड़े रहते हैं, या बहुत से जूनियर वकील ऐसे ही आ जाते हैं कार्रवाई सीखने के उद्देश्य से। अच्छी बात है सीखना, क्योंकि जब तक व्यक्ति खड़ा होकर सुनेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। उनके साथ उनके पक्षकार भी आ जाते हैं, उनकी तारीख पेशी लेने भी आ जाते हैं, तो अदालत में एक तरीके से वो एक पब्लिकली मैटर हो जाता है, वो पूरा माहौल ऐसा हो जाता है सार्वजनिक, कि जज साहब से डायस पर अगर कोई भी बात की जाती है तो सभी कोर्ट के हाल में बैठे हुए खड़े हुए लोग सुनते हैं। तो वो परिस्थिति सामान्य रूप से ऐसी ही चलती है, लेकिन उससे हटके यदि हमें कार्रवाई अगर कराना चाहते हैं तो हमें स्पेशल प्रोसेस, जो धारा 11 का आवेदन मैंने तैयार किया उसका इस्तेमाल करना होगा। अब मैं मुख्य बिंदु पे जो हम आ रहे थे सर इस पर आ जाते हैं कि बंद कमरे की कार्रवाई। लेकिन यदि कोर्ट को लगे कि मामला संवेदनशील है, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि सर मामला संवेदनशील है, तो वो बंद कमरे में कार्रवाई कर सकता है, या दोनों के निवेदन पर भी कर सकता है। इसमें प्रावधान की प्रकृति के भी बारे में बताया है, और उदाहरण भी सर मैंने तैयार किया है एक सामान्य सुनवाई का, कि राजेश और सीमा का तलाक का मामला चल रहा है, दोनों पक्षों ने अदालत में कोई विशेष अनुरोध नहीं किया, केस की कार्रवाई अदालत कक्ष में अन्य मामलों के साथ समान रूप से चल रही है। जनरली चलती है सर, 90% ऐसा ही होता। अब इसका जो पति का अनुरोध है, सलीम और नाजिया का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। नाजिया ने आवेदन दिया है कि सुनवाई बंद कमरे में हो, क्योंकि उसमें वैवाहिक शोषण, गर्भपात और घरेलू हिंसा के आरोप हैं, तो इस पर न्यायालय विचार कर सकता है। कोर्ट में जो है कि कोर्ट की अपनी मंशा भी रहती है, उदाहरण 3 है। और एक स्पेशल उदाहरण मैंने सर शामिल किया आप लोगों के लिए, स्पेशल जो मैंने काफी विचार किया और महसूस किया, तो इस उदाहरण को मैंने स्पेशली शामिल किया। उदाहरण है, प्रतिष्ठित व्यापारी की बेटी, या गरीब व्यक्ति की बेटी, या मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, बेटी की सभी की इज्जत एक समान होती है। यदि इनसे संबंधित कोई मामला है तो क्या धारा 11 में 1984 के तहत आवेदन पेश किया जा सकता है। अब वो परिस्थिति क्या होगी मैं आपको बताता हूं सर। मान लीजिए एक शहर का धनी व्यापारी है, जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, और उसकी एक बेटी है जो परिवार के सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। अब उस बेटी का तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है, और उस पर झूठे आरोप लगाए गए। कौन से आरोप सर? झूठे आरोप। ये जो मैंने उदाहरण बताया, तैयार किया है, इसमें सभी की बेटियां चरित्रवान हैं, चाहे वो शहर का धनी व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, मध्यम वर्गीय परिवार का हो, या आम व्यक्ति का हो। सर बेटी, सभी की बेटी की इज्जत सभी के परिवार के लिए एक समान महत्व रखती है। ऐसा नहीं है कि अमीर की बेटी की इज्जत ज्यादा है और गरीब की बेटी की इज्जत कम है, या आम व्यक्ति की बेटी की इज्जत कम है, या मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी की इज्जत कम है। नहीं सर, बेटी की सभी की इज्जत एक समान है। तो वो सभी लोग इस धारा का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसी मकसद से ये मेरे द्वारा बनाया गया। यदि उस मामले में ऐसा महसूस होता है, आवश्यकता लगती है, तो ये हमें खुद फीलिंग्स हो जाएगा, हमें खुद लग जाएगा, हमें खुद शर्म, झिझक या अपमान महसूस होने लगेगा कि अरे ये तो सब लोगों के सामने ऐसे कैसे बोल रहा है। तब वो उस स्थिति में आप अपने वकील साहब से भी कंसल्ट करके इस कार्रवाई को कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें उस बेटी का तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है, तीनों की जो मैंने अभी बताए थे, उस पर झूठे आरोप लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए हैं कि उसने अवैध संबंध बनाए थे। अब सर अवैध संबंध बनाए थे तो सारी इज्जत तो तार तारी हो गई, आपने आरोपी लगा दिए तो, और वो भी खुले न्यायालय में आपने लगा दिए, वहां भी 25 लोग खड़े हुए हैं अदालत में,
जज साहब से आप बात कर रहे हैं, वो सभी लोग सुन रहे हैं, तो ये गंभीर मैटर की स्थिति जब क्रिएट होती है। इसी तरह एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी का मामला भी अदालत में चल रहा है, जिसमें उसी प्रकार के झूठे आरोप लगाए गए। इसके अलावा एक गरीब व्यक्ति की बेटी भी हो सकती है जिस पर इसी तरह के आरोप लगाए गए। उसके परिवार के लिए उसका सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। हर व्यक्ति के लिए सर इज्जत बड़ी प्यारी होती है, अपनी बेटियों की इज्जत हर व्यक्ति के लिए प्यारी होती है, हर परिवार के लिए प्यारी होती है, और उस बेटी के लिए भी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। ऐसे में अगर कोई ऐसे आरोप लगा दे, झूठे आरोप लगा दे, तो उसपे जब आप केस जीतेंगे तो उसमें मानहानि, क्षतिपूर्ति, डिफामेशन का जो मुकदमे आप लगाएंगे वो कार्रवाई अलग मौजूद है ही, लेकिन उस समय तक तो नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि वो डायस पे बात बोल दी, रिटर्न में बात आ गई और अफवाहों में फैल गई, कानाफूसी में फैल गई, एक दूसरे से कहासुनी में फैल गई। वहां खड़े हुए लोगों ने सुन लिया कि अब ये सामने वाले वकील साहब तो जज साहब से बता रहे थे कि इसका उस व्यक्ति से ने फलाने फलाने से बिना नाम के ही कह दिया उन्होंने कि साहब ये इसके अवैध ताल्लुकात हैं या अवैध संबंध है, तब वो दूसरों लोगों ने सुन लिया। अब उनको आगे से कोई मतलब नहीं, वो तो इतनी बात कान में सुन के मेमोरी में रख के ले गए और अपने परिवार में जाके उन्होंने बात कर दी। वहां से वो बात चली दूसरे के परिवार में, तीसरे के परिवार में, वो उनके तो पूरे समाज में बेइज्जती हो गई, उनके तो पूरे परिवार में बदनामी हो गई। तो इस प्रकार के कई बार मामले हो जाते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है, न्यायालय को लगता है, तो इस कार्रवाई का उपयोग किया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि कानूनी दृष्टिकोण में यहाँ पर धनी व्यापारी की बेटी, मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी और गरीब व्यक्ति की बेटी, तीनों की इज्जत और प्रतिष्ठा समान रूप से महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, जब उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो उसकी इज्जत और सामाजिक प्रतिष्ठा पर गहरा असर पड़ता है। उसे भी धक्का लगता है सर, उसके दुख को वो किसी से कह नहीं सकता। एक दुख का पहाड़ लेके चलता हो अपने मन के अंदर, लेकिन वो करे तो क्या करे। तो उसके भी कुछ उपाय हैं कानून में जो मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रकार भारतीय न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सभी वर्गों के व्यक्ति की इज्जत और प्रतिष्ठा की रक्षा की जाए, चाहे वह धनी व्यापारी की बेटी हो, मध्यम वर्गीय परिवार की या गरीब व्यक्ति की बेटी हो। इसलिए फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 11 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामले जब आरोप अत्यंत संवेदनशील हो, सेंसिटिव प्रकृति के हो। अब ये सेंसिटिव प्रकृति का एक उदाहरण मैंने आपको बताया है सर, ऐसे और भी हजारों उदाहरण हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि अवैध संबंध से रिलेटेड हो, बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों की कस्टडी को लेकर मैटर है या और भी मैटर हो सकते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको अभी क्या बताऊं, फिलहाल तो मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं, लेकिन वो आप अपने केस में अपनी परिस्थिति के हिसाब से खुद ही महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे लिए इस स्थिति में ये आवश्यक है कि हम इस धारा का उपयोग करें। प्रतिष्ठा, धनी व्यापारी की बेटी, मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी या गरीब व्यक्ति की बेटी, कोई भी हो, धारा 11 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में जब आरोप अत्यंत संवेदनशील और गंभीर हो तो कार्रवाई बंद कमरे में इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए, ताकि किसी भी तरह की सार्वजनिक बदनामी से बचा जा सके और न्याय की प्रक्रिया बिना बाहरी दबाव के निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके। इस प्रावधान का उद्देश्य क्या है सर, उसको भी हम समझ लेते हैं। धारा 11 के तहत अदालत यह सुनिश्चित करती है कि सभी पक्षकारों और वकीलों के बीच मामले की सुनवाई हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से सभी जानकारी का खुलासा ना हो। इस प्रावधान का उद्देश्य केवल धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए ही नहीं है, बल्कि गरीब व्यक्ति और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी है, ताकि उनकी गोपनीयता और सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा की जा सके। चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित व्यक्ति हो, सभी धर्मों को अपनी इज्जत की गोपनीयता का समान अधिकार दिया गया है कानून के तहत। इस उदाहरण का सर जो सार है मैं वो भी बता देता हूं कि धनी व्यापारी की बेटी, मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी या गरीब परिवार की बेटी, इन तीनों के मामले में इज्जत और प्रतिष्ठा की, सम्मान की रक्षा भारतीय न्याय व्यवस्था का उद्देश्य है। इसलिए जब गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो अदालत को बंद कमरे में कार्रवाई करने का अधिकार होता है, ताकि किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बदनामी से बचा जा सके और सभी वर्गों की गोपनीयता की रक्षा की जा सके। एक प्रकार से मैं बता दूं सर कि यदि किसी ने झूठे आरोप लगा दिए हैं तो वो झूठे आरोप उस समय तो लगा देता है, लेकिन जब बाद में वो न्यायालय के द्वारा उन आरोपों को निरस्त कर दिया जाता है तो उसके ऊपर भी कई कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था। अब इसमें जो आगे बताया गया है, कोर्ट ने स्वयं आदेश दिया कि कार्रवाई कैमरे में की जाए, इन कैमरा की जाए। ये चार्ट है सर जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की है, और ये आवेदन के सर ड्राफ्ट पे हम आ चुके हैं। जो हमारा वीडियो में जो मैंने आपको बताया था आवेदन के ड्राफ्ट, आवेदन किस प्रकार से अदालत में पेश किया जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1-2 या जिला न्यायालय या जो भी आपका न्यायालय पूरा पता और प्रति में न्यायालय और विषय में लिखा जाएगा सर फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 11 के अंतर्गत कार्रवाइयों को बंद कमरे इन कैमरा में संचालित करने हेतु आवेदन।
इसमें ये मैंने पूरा येलो से हाईलाइट कर दिया है, आप स्क्रीन पर भी देखा है आवेदन पूरा, और इसका शपथ पत्र भी इसी प्रकार से किया है। इसमें उसके नीचे लिखा जाएगा, माननीय महोदय, आवेदक की ओर से निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत है। नंबर 1, आवेदक इस माननीय न्यायालय के वाद संख्या जो भी है, ऊपर शीर्षक में भी लिखा जाएगा सर, न्यायालय के नीचे प्रकरण क्रमांक, इधर वादी का नाम, और सेंटर में ये कि इस मामले में संचालित करने हेतु धारा 11 के तहत आवेदन पेश है, और इसमें वजह लिखी जाएंगी। वाद संख्या जो कि तलाक, इसमें मैंने जगह छोड़ दी है, वाद संख्या आप लिख, जो आपकी आप लिख सकते हैं, उत्तरदाता है जो कि तलाक या भरण पोषण, संतानों की अभिरक्षा, विवाह की वैधता, अन्य पारिवारिक जो भी मामला हो आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने सबको अब्लिक अब्लिक करके इसमें लिख दिया है, वो आप अपने मैटर के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। नंबर दूसरा, वाद की प्रकृति अत्यंत व्यक्तिगत एवं संवेदनशील है, जिसमें ऐसे तथ्य सम्मिलित हैं जिनका सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना पक्षकारों की निजता, प्राइवेट, जिसको हम कहते हैं, मानसिक स्थिति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अब ये जो आपने दूसरा तीसरा पॉइंट इसमें सर आएगा कि इस वाद में ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो कि विवाह संबंधों की गोपनीयता, दाम्पत्य जीवन में घटित निजी घटनाएं तथा पारिवारिक प्रतिष्ठा से संबंधित हैं, और पति पत्नी के बीच के भी मामले हैं। सार्वजनिक रूप से इसकी सुनवाई होने पर पक्षकारों को मानसिक कष्ट, सामाजिक अपमान एवं भविष्य में सामाजिक पुनर्स्थापना की कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक पुनर्स्थापना की कैसे कि सर, यदि तलाक हो गया और अदालत ने भले ही उन आधारों को नहीं माना, लेकिन वो पब्लिकली तो फैल गए, अब उस बेटी का कहीं जब दोबारा रिश्ता किया जाएगा, शादी के संबंध बनाए जाएंगे, तो हो सकता है कि दुष्ट लोग वहां भी वो खबरें भेज दें, लेटर लिख दें, फोन कर दें, या ऐसे ही पहुंच जाए जनरली, क्योंकि बात तो 50 लोगों ने सुनी होती है, तो ऐसे में भी वो उनको नुकसान ही होता है सर। तो उससे बचने का उपाय किया जा सकता है। इसमें अगला पैरा है चौथा, यह कि महिला, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक भी इस बात में सम्मिलित हैं और सार्वजनिक सुनवाई उनके मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सम्मान के लिए घातक हो सकती है। भाई किसी की भी बेटी के ऊपर लाछन लगा दिया झूठा, कोर्ट में वो बैठा है और वो धड़ाधड़ लाछन लगाया जा रहा है, अब बाहर कोर्ट के बाहर अगर लगाए तो सर वहां तो फिर जूता फाक हो ही जाएगी, वहां तो फिर थापड़ मुक्के ही चलेंगे कि भाई तूने हमारी बेटी के ऊपर इल्जाम कैसे लगा दिया, मारपीट ही हो जाएगी सर वहां तो। लेकिन अदालत में वो चुप होके बैठा है, क्यों? क्योंकि जज साहब के सामने वो बोल रहा है। अब वो जज साहब के सामने बोल रहा है तो बाहर तो वो इलाज करना जानते हैं लोग, कि किस प्रकार से थाने में रिपोर्ट की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन अदालत के अंदर ही यदि वो बात कह दी गई बिना किसी आधार के, तब ऐसी स्थिति में आपको वहां भी कोई ना कोई रास्ता मौजूद है जो धारा 11 के तहत बताया गया है। हम अगला पैरा देखते हैं। इस ड्राफ्ट का, ये आवेदन की ड्राफ्ट ये सर, जिसके अंदर से मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। पैरा पॉइंट 6 है इसमें, जो है कि 5 है सर, जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 11 के अनुसार माननीय न्यायालय को अधिकार है कि यदि वह स्वयं उचित समझे अथवा किसी पक्षकार द्वारा अनुरोध किया जाए तो कार्रवाई को बंद कमरे में संपन्न करने का आदेश दे सकता है। नंबर 6 है यह कि इस आवेदन का उद्देश्य किसी भी प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि वाद के गरिमामय, संवेदनशील एवं निष्पक्ष निस्तारण को सुनिश्चित करना है। नंबर 6 आप ये भी लिख सकते हैं इसमें, 7वां, कि न्याय का उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। और अंत में इसमें निवेदन आएगा, निवेदन में हम ये लिखेंगे, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा के अंतर्गत इस वाद की समस्त कार्रवाइयों को बंद कमरे में इन कैमरा संचालित करने की कृपा कर आदेश प्रदान करें, ताकि पक्षकारों की निजता एवं गरिमा की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह अंत में प्रार्थना आएगी, नीचे दिनांक लिखा जाएगा और प्रार्थी का पूरा पता लिखा जाएगा, उसका नाम, पता, निवास स्थान, उसके दस्तखत होंगे, नीचे वकील साहब का नाम, पता, उनके दस्तखत होंगे, और संलग्न दस्तावेजों में आप याचिका की प्रति, क्योंकि याचिका तो चली रही होती है तो उसी में आप आवेदन भी पेश कर रहे हैं, वो तो उस स्थिति में याचिका लगाई जाती है जब आप सेपरेट धारा 11 का आवेदन अगर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इससे भी ले सकते हैं कि आपने याचिका पेश की आपकी ओर से और धारा 11 के आवेदन के साथ ही पेश कर दिया आपने, तब वो याचिका की प्रति के साथ ही आवेदन न्यायालय में जाएगा कि आप प्रथम फर्स्ट कंडीशन में ही आप न्यायालय में कुछ बातें लेकर आते हैं और आवेदन के साथ लगा देते हैं कि सर ये हमारे मैटर सेंसिटिव हैं और इसको इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए। वैसे ये, हालांकि ये ज्यादा एडवांस कार्रवाई हो जाएगी, उसका बेहतर तरीका तो ये है कि यदि उसका जवाब आता है सामने वाले का, या सामने वाला ही गलत लाछन लगा के अदालत में गलत दावा पेश कर देता है, तब आप धारा 11 का आवेदन उसमें लगाएं। वाद की विषय वस्तु का सारांश और गोपनीय दस्तावेज जिनके कारण इन कैमरा सुनवाई की जाए। अब इसमें जो एफिडेविट है सर, वो किस प्रकार से ड्राफ्ट किया जाएगा। एफिडेविट की ड्राफ्ट में भी सर ऊपर यही लिखा जाएगा कि न्यायालय श्रीमान
व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1-2 या जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय जो भी कंडीशन होगी, तो वो उसके नीचे प्रकरण क्रमांक, इधर उसका शीर्षक वादी बनाम प्रतिवादी, आवेदक बनाम और बीच में लिखा जाएगा शपथ पत्र कोष्टक में धारा 11 इन कैमरा प्रोसीडिंग के आवेदन की सुनवाई के समर्थन में। अब इसमें नंबर 1 में लिखा जाएगा कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मेरा नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, निवासी, ये एक जनरली लिखा जाता है। नंबर 2 में लिखा जाएगा मैंने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत बंद कमरे में कार्रवाई हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया है। नंबर 2 है उक्त आवेदन में प्रस्तुत सभी तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं। और नंबर 3 है यह कि वाद अत्यंत व्यक्तिगत एवं संवेदनशील प्रकृति का है, जिसमें यदि सार्वजनिक रूप से कार्रवाई की जाती है तो इससे मेरी या हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। नंबर 4 है इस शपथ पत्र के माध्यम से मैं न्यायालय से प्रार्थना करता हूं कि उपयुक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए वाद की कार्रवाई को बंद कमरे में संचालित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि न्यायालय में इस विश्वास के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि यदि यह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य और अन्य तथ्य मुझसे जानबूझकर नहीं छिपाया गया। ये सत्यापन हो गया सर। इसमें स्थान, हस्ताक्षर और सत्यापन भी इसमें आया है, बाद में सत्यापित किया गया है नोटरी या अधिप्रमाणित अधिकारी द्वारा। इसको शपथ पत्र को 10 या 20 रुपए के स्टाम्प पर या 50 रुपए के स्टाम्प पर, ये ऑल इंडिया में हर स्टेट के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा था सर कि चाहे महाराष्ट्र या अन्य स्टेटों में 10 रुपए के स्टाम्प पर कानूनी उनको मान्यता है शपथ पत्र बनाने की, लेकिन मध्य प्रदेश में सर 50 रुपए के स्टाम्प पर ही शपथ पत्र लिखा जाता है और 50 रुपए के ही नोटराइल टिकट उस पर लगाई जाती है। लेकिन चूंकि ये कोर्ट में प्रस्तुत करने वाला शपथ पत्र है तो उसको सादे हरे कागज पर शपथ आयुक्त से तस्दीक कराकर भी आप उसको कोर्ट में पेश सकते हैं आवेदन के समर्थन में। जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 18 नियम 4 के एफिडेविट पेश किए जाते थे। अब इसमें टिप्स हैं ये। वैसे शपथ पत्र 10 या 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बने और नोटरी द्वारा प्रमाणित हो। आवेदन और शपथ पत्र एक साथ प्रस्तावित किए जाए। यदि महिला या बच्चा याचिका करता है तो न्यायालय अधिक संवेदनशील के साथ निर्णय लेता है। शपथ पत्र क्यों आवश्यक है? उसके मूल्य और महत्व को बढ़ाने के लिए। उससे न्यायालय को लगता है कि हाँ, इनके द्वारा लिखी गई बातें शपथ पत्र के साथ पेश की गई हैं, तो उसका कानूनी रूप से उसका मूल्य और महत्व बढ़ जाता है। पूरी डिटेल इसमें शामिल की है मैंने। शपथ पत्र क्यों आवश्यक है, शपथ पत्र संलग्न करने के लाभ क्या होंगे, ये भी ई बुक में शामिल किया है। शपथ पत्र को प्रमाणित कौन कर सकता है, वीडियो के प्रारंभ में मैंने बता दिया है सर। नोटरी अधिकारी से भी आप उसको तस्दीक करवा सकते हैं और शपथ आयुक्त से भी आप तस्दीक करवा सकते हैं। दोनों कंडीशन में कानूनी स्थिति बराबर ही मानी जाएगी। इसी प्रकार से इसमें निष्कर्ष भी है कि दाखिल शपथ पत्र के लिए कौन सही है, इसकी भी डिटेल जानकारी मैंने ई बुक में सर लिखी है। और यह प्रावधान क्यों रखा गया है, मकसद क्या है आखिर इसका, तो उस पर सर मैंने वैसे तो वीडियो में आपको बता दिया, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं कि निजी जीवन की रक्षा, पारिवारिक गरिमा की रक्षा, महिला बच्चों की सुरक्षा, सुलह और समाधान की संभावना। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो आरोप पति के द्वारा लगाए गए, अब वो गुस्से में और आवेश में उसने लगा तो दिए, अब जब ये बात पब्लिकली होती है तो पब्लिकली बहुत से लोग, अलग अलग दिमाग के लोग होते हैं सर, उठ पटांग दिमाग के लोग होते हैं। अब वो पति से कुछ ना कुछ बातें ऐसी डालने चालू कर देंगे उसके दिमाग में कि उसकी बुद्धि डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगी, उसकी बुद्धि की छेड़ चालू हो जाएगी। उसको मालूम है कि उसने झूठे आरोप लगाए, लेकिन जो लोग उससे तरह तरह, लोगों को नहीं मालूम है कि झूठे आरोप लगाए, वो तो उसको वही मान के जो सलाह देंगे, तो राजीनामे की सर जो संभावना होने की रहेगी वो भी विफल होने की कई बार स्थितियां बन जाती हैं। उसका दिमाग वास्तव में डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर बंद कमरे में होती है, सुलह समझौते की कोशिश की जाती है, तो ऐसे गंभीर आरोप लगाने के बाद भी कई बार देखा गया है कि दोनों के बीच में राजीनामे हो गए। सुलह समझौते की जो कोशिश की गई है वो उनका घर उजड़ने से बच गया, क्योंकि यदि संतानों ने जन्म ले लिया और उस बीच उनकी तलाक हो गई तो उस बच्चे का तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा सर। क्योंकि पति कहीं और शादी कर लेगा, पत्नी कहीं और शादी कर लेगी, और बच्चे का क्या होगा, उसको कौन रखेगा? उसका तो जीवन ही बर्बाद हो गया। वो मासूम फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया, उसके सुनहरे सपने, उसका भविष्य, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद हो जाती है। इसलिए सुलह समझौते से बेहतर तो सर कोई रास्ता ही नहीं है। चाहे इतने गंभीर आरोप भी लगा दिए जाएं तो भी आप पेशेंस बनाए रखें और कोशिश करें कि कोई राजीनामा हो जाए, क्योंकि ये आरोप उसके द्वारा झूठे लगाए गए हैं गुस्से में आके। और जब राजीनामा होता है तो उसका मन वापस पहले की तरह निर्मल और स्वच्छ होने की संभावना रहती है। तो उम्मीद आप तलाश करते रहें, हम आगे बढ़ते हैं। इसके फायदे भी सर मैंने लिखे हैं। और इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक और मीडिया ट्रायल से बचाव, बच्चों की भलाई, सुलह की संभावना, ये सब मैंने इसमें लिखा हुआ है। नुकसान में भी इसमें मैंने दर्शाए हैं। और उदाहरण तो सर मैंने आपको 2 बता दिए हैं महत्वपूर्ण उदाहरण, और भी उदाहरण मैंने ई बुक में शामिल किए हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं मुख्य मुख्य बातों पर सर आपका ध्यान दिला देता हूँ।
और संबंधित कानूनी प्रावधान भी मैंने इसमें लिखे हैं और अंत में निष्कर्ष भी लिखा है। और इसके बाद सर मैं आपको इस आज के इस टॉपिक पे तो मुकम्मल कानूनी जानकारी सर मैंने आपको प्रदान कर दी है। अब ई बुक के अंदर और क्या क्या है उससे भी मैं आपका परिचय सर करा देता हूँ। इसमें मैंने काफी कुछ भी लिखा है। इन दोनों आवेदनों की ड्राफ्ट, शपथ पत्र की ड्राफ्ट और आवेदन की ड्राफ्ट कि बंद कमरे में कार्रवाई किए जाने का आवेदन जज साहब के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा, उस आवेदन की ड्राफ्ट मैंने इसी ई बुक में तैयार की है और शपथ पत्र की ड्राफ्ट भी इसी ई बुक में मैंने तैयार की है और उसी के अंदर से पढ़ के मैंने आपको बताया भी है। अब इस ई बुक के अंदर और क्या क्या विषय शामिल किए गए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अध्याय 1 में पारिवारिक न्यायालयों का परिचय बताया गया है। अध्याय 2 में विवाह से जुड़े विवादों के बारे में बताया गया। अध्याय 3 में तलाक और विवाह विच्छेद के बारे में बताया गया। अध्याय 4 में बताया भरण पोषण और गुजारा भत्ते के बारे में बताया गया। अध्याय 5 में बाल संरक्षण एवं अभिरक्षा के बारे में बताया गया। आप देख रहे हैं इसमें काफी कुछ डिटेल में भी लिखा हुआ है, ये खाली मैं आपको उसके विषय सूची पढ़ के बता रहा हूँ। अध्याय 6 में संपत्ति विवाद एवं उत्तराधिकार के बारे में बताया। अध्याय 7 में गोद लेने से जुड़े मामलों के बारे में बताया। अध्याय 8 में घरेलू हिंसा महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया। अध्याय 9 में आपसी सहमति और मध्यस्थता के बारे में बताया। अध्याय 10 में फैमिली कोर्ट में वाद दायर करने की प्रक्रिया के बारे में बताया है। अध्याय 11 में फैमिली कोर्ट से जुड़े नवीनतम निर्णय और केस लॉ के बारे में बताया। अध्याय 12 में निष्कर्ष एवं कानूनी परामर्श के बारे में बताया और अंत में डिस्क्लेमर मेरे द्वारा दी गई है। और उसके बाद फिर ये पूरा ई बुक पूरी डिटेल के साथ आगे प्रारंभ है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें, ये साइटेशन भी है सर, इसमें आपको बता दूं मैं, यही महत्वपूर्ण साइटेशन भी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की। वो जो साइटेशन मैंने तैयार की हैं वो आपको, ये सर है एक के ए अब्दुल जलील विरुद्ध टी ए शाहिदा AER 2003 सुप्रीम कोर्ट 3184। ये भी फैमिली कोर्ट से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण साइटेशन है। यह पति पत्नी के मध्य संपत्ति को लेकर विवाद था तो उसका निराकरण फैमिली कोर्ट के द्वारा ही किया गया। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर दी गई है। और पत्नी को संपत्ति का मालिक माना गया है, जो उसको नकदी और जेवरात दिए गए थे जिनको बेच के पति ने संपत्ति खरीदी थी। इनके बीच में तलाक होने के बाद पत्नी को अनुसूची ए की संपत्ति का मालिक माना गया और अनुसूची बी में जो संपत्ति दर्शाई गई थी उसमें से 23/100 शेयरों का हिस्सेदार उसको माना गया। पूरा डिटेल है सर इसमें, ये भी इसी बुक में। और इसी के अलावा क्या फैमिली कोर्ट में एडवोकेट की आवश्यकता है, इसके बारे में भी है सर एक साइटेशन जो इसी में प्रिंटेड है। और इसी के अलावा ये फैमिली कोर्ट में क्या एडवोकेट की आवश्यकता है, ये सभी टॉपिक सर इसमें शामिल किए गए हैं। मैं आपको मौखिक तौर से बता देता हूँ शॉर्ट में, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी आपको बताए थे कि क्या फैमिली कोर्ट में वकील की आवश्यकता है। धारा 13 में ये प्रावधान बताए गए हैं। उसमें प्रतिबंधित किया गया है प्राइमा फेसी तो कि कोई भी पक्षकार इसमें वकील नियुक्त नहीं करेगा। लेकिन उसी धारा में आगे ये भी बताया गया है कि यदि न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होता है तब एडवोकेट को उसमें पैरवी की अनुमति दी जा सकती है। न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मकसद ये है सर, आप ध्यान रखना। और प्राइमा फेसी उसमें रोका गया। रोकने का भी उद्देश्य यही है कि मामलों का शीघ्र निराकरण हो और राजीनामे के आधार पर मामला सुलझा दिया जाए। क्यों सुलझा दिया जाए राजीनामे के आधार पर? क्योंकि पारिवारिक मैटर है सर, सालों चलेगा तो जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, इसलिए शीघ्रता से हो। वकील साहब उपस्थित होते हैं, जवाब का समय मांगते हैं, गवाह का समय मांगते हैं। वो जो भी कंडीशन हो वो फिर एक प्रक्रिया है, वो मतलब वकील साहब उस कानूनी प्रक्रिया से ही चलेंगे। और न्यायालय प्रथम ये कोशिश करता है कि इनमें सुलह समझौता करके इनका घर बसा दिया जाए और शीघ्रता से निराकरण करा दिया जाए। धारा 9 जो फैमिली कोर्ट एक्ट की है सर, वो बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 9 में न्यायालय स्वयं दोनों पक्षों में राजीनामे की कोशिश करेगा। और धारा 6 के तहत जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, काउंसलर जिसको कहते हैं, न्यायालय उनके पास भेजेगा, वो समझाइश की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश परिवार के बड़े बुजुर्गों और समझदारों के द्वारा भी की जा सकती है। और यदि उसमें मामले में राजीनामा होता है तो वो न्यायालय राजीनामे के आधार पर उस प्रकरण का निराकरण कर देता है। लेकिन आज के हमारे जो वीडियो का मुख्य टाइटल था बंद कमरे में कार्रवाई, जैसा कि कानून में लिखा हुआ है, मैं एक बार और बता देता हूं। धारा 11 फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की है, कार्रवाई का बंद कमरे में किया जाना। ये इसका नाम ही यही है सर धारा का, इसमें यही बताया गया है। तो उस पर सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और इसके अलावा नोटरी से रिलेटेड भी तकरीबन 50 से ऊपर वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। वर्षियों से रिलेटेड भी कई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। BAS की धारा 2 के 39 वीडियो अलग अलग मैंने अपलोड किए हैं। उसी प्रकार फैमिली कोर्ट से रिलेटेड भी तकरीबन 12-13 वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो इस प्रकार से और भी काफी कुछ वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं।
तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। एक बार सर मैं आपको उन साइटेशनों की जानकारी तो मैंने आपको बता दी, और एक जो साइटेशन मैंने आपको बताई थी अब्दुल जलील विरुद्ध शाहिदा, उसके अलावा एक और सुप्रीम कोर्ट की जो साइटेशन है इसी ई बुक में है, जो धारा 13 पर आधारित है। उसमें आपत्ति ली गई थी कि वकील साहब को इसमें पैरवी की अनुमति नहीं है। उसको भी मैंने इसी बुक के अंदर प्रिंट किया, और भी कुछ काफी कुछ जानकारी इसी बुक के अंदर है। इसकी लिंक मैं नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मात्र 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद सकते हैं। इस ई बुक डाउनलोड के नीचे ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर भी दिखाई देगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहाँ 60 से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं। आप उस स्टोर पे ढूंढ सकते हैं कि आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन सी ई बुक है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी समस्या काफी गंभीर प्रकृति की है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। सर मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का, उसका कोई कानूनी रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा। मेरा काम कोशिश करना है, ना कि दावा करना। क्योंकि अदालत के द्वारा जो अंतिम फैसला दिया जाएगा गुण दोषों के आधार पर, बयानों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर, वही अंतिम होगा। यदि आप उससे असंतुष्ट होते हैं तो आप अपीलेट कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। आपके लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, आप वहां तक जा सकते हैं। मतलब अदालत ने जो फैसला दिया, यदि आप उससे दुखी हैं तो उसके लिए अपील का प्रावधान कानून में दिया गया। आप वहाँ बड़ी कोर्ट में उपस्थित होकर आप आपकी बात बताएं कि सर अधीनस्थ न्यायालय ने हमारी इन बातों को नहीं माना, जबकि हम यहाँ सही थे, उसके बाद भी गलत फैसला किया, इसको निरस्त किया जाए। तो इस प्रकार से उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।